हेलो फ्रेंड्स, मैं जामस बेटा पर स्वागत करता हूं आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल लर्न विद कॉन्सेप्ट पे। आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी पर आधारित क्लास 12 की मैथ की अध्याय 3.1 से जुड़े हुए सभी कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन। अध्याय 3 जिसका नाम है मैट्रिक्स यानी कि अवयव। अवयव के बारे में हमें अच्छे से पढ़ना है। अवयव क्या होते हैं, सिंपल सा है, मैं आपको एकदम ईजी वे से आपको बता देता हूँ। बहुत सारे अगर आपके पास आंकड़े हो, उस आंकड़े को सही क्रम में लिखने का जो तरीका होता है वो होता है अवयव। जैसे अगर आपके पास मान लो त्रिभुज के शीर्ष हैं, उस बहुत सारे शीर्ष हैं, एक नहीं बहुत सारे त्रिभुज हैं, उन बहुत सारे त्रिभुजों के शीर्षों को लिखना है तो आप आसानी से लिख सकते हैं। किसी एक त्रिभुज के शीर्ष को लिखना है तो अवयव की मदद से हम आसानी से लिख सकते हैं। और इसे ज्ञात करने का जो तरीका होता है वो हम सारणिक में पढ़ने वाले हैं, जिसे हम लोग डिटरमाइन बोलते हैं, ठीक है ना। तो अवयवों को जो लिखने का तरीका होता है, सही क्रम में लिखने का तरीका होता है, वही पर हमें यहाँ पर देखना है। उसके स्तंभ क्या होते हैं, उसके कोटि क्या होती है, समान अवयव क्या होते हैं, इसके बारे में, अन्य के बारे में हमें जानकारी चाहिए। तो कितने प्रकार के अवयव होते हैं किताब में आप देख लीजिए, वहाँ पर दिया गया है। तो मुझे बताने से कोई फायदा हो नहीं, जो सिंपल है मैं आपको वहाँ पर बता देता हूँ, ठीक है ना। तो अवयव जिसे इंग्लिश में मैट्रिक्स बोलते हैं। चलिए हम इसको शुरू करते हैं। मैंने क्या कहा, यदि आपके पास बहुत सारे आंकड़े हो, उस आंकड़े को सही क्रम में लिखने का जो तरीका होता है वो अवयव होता है। फिर हम इस अवयव में आंकड़ों को सही क्रम में लिखते कैसे हैं, तो सिंपल वे से लिखते हैं। देखिए यहाँ पर हमेशा याद रखिए, जब भी आपको आंकड़े को लिखना हो हमेशा, तो मैं यहाँ पर आप लिखिएगा A11। ये आता कैसे है अभी मैं इसको बता देता हूँ। A12, A13, A14। मैं 4x4 का ले रहा हूँ ना, अभी मैं कोटि पर नहीं जा रहा हूँ। कोटि में आपके अभी जस्ट इसके बाद बता रहा हूँ। उसके बाद हमेशा A21, A31, A41, ठीक है ना। उसके बाद से A22, ये हो जाएगा A23। उसके बाद से सॉरी यहाँ से ये रखिए A22, A32 और A42, ठीक है ना। उसके बाद से A23 हो जाएगा, A24 हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा A33 हो जाएगा, A34 हो जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा A43 हो जाएगा, और A44 हो जाएगा, ठीक है। अवयव को जब भी लिखना हो हमेशा आपको ऐसे लिखना है, ठीक है ना। अवयव को इंग्लिश अल्फ़ाबेट के किसी भी कैपिटल अक्षर द्वारा इसे प्रदर्शित करते हैं। तो ABC जिससे आप चाहें उसे प्रदर्शित कर सकते हैं। मैंने आपको पूरा विस्तार से नहीं बताया, सिंपल वैसे मैं बताता हूँ, आपको यहाँ से समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर इसका जो सामान्य मापक, मतलब इसका देखा जाए तो इसका जो सामान्य व्यापक जो लिखने का जो तरीका होता है उसे हम लिखते हैं AJ के द्वारा, AIJ के द्वारा लिख सकते हैं, ठीक है ना। AIJ के द्वारा लिखते हैं, यानी कि अभी ये किसी न किसी एक विशेष नियम द्वारा, किसी न किसी एक विशेष समीकरण द्वारा ये अवयव बना रहता है, ठीक है। अगर I की जगह ये आपका है, सॉरी ये आपका है I और ये आपका है J, ठीक है। यदि I की जगह पर आपको 1 लेंगे, J की जगह पर 1 लेंगे तो A11 मिल जाएगा। A की जगह पर क्या बोल रहे हैं, अगर I की जगह पर 1 और J की जगह पर 2 लेंगे तो ये वाला अवयव मिल जाएगा। इसी प्रकार ये चाहिए तो I की जगह पर 2 और J की जगह पर 3 लेंगे तो आपका ये वाला अवयव मिल जाएगा। किसी भी अवयव को जो लिखने का तरीका होता है वो हमेशा ये IJ के फॉर्म में लिखा जाता है। अब आपको जो भी चाहिए, अगर हमें ये चाहिए A44 तो I की जगह पर 4 और J की जगह पर 4 रख देंगे तो हमें ये वाला अवयव मिल जाएगा, ठीक है ना। तो कोई भी अवयव को, कैसा भी अवयव हो, हम यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, थोड़ा सा और आगे चलता हूँ। मैं एक समीकरण द्वारा इसको बनाता हूँ और उस समीकरण के द्वारा एक अवयव का निर्माण करते हैं, देखते हैं वो अवयव क्या बनता है, ठीक। तो AIJ, एक मान लीजिए आपके पास एक समीकरण है AIJ। अब यहाँ से मैं आगे थोड़ा सा चल रहा हूँ। एक समीकरण है, मान लीजिए यह है आपका 3m+2 है, 3m+2 है, ठीक है। ओ नो 3i+2j है, ठीक है ना। ओके, हम चाहते हैं एक अवयव का निर्माण किया जाए, और उस अवयव का निर्माण कैसे किया जाए यहाँ पर देख लीजिए। तो ये है आपका है, हम इसे एक अवयव का निर्माण करते हैं। देखिए किसी न किसी समीकरण के द्वारा, एक मिनट, देखिए किसी न किसी समीकरण के द्वारा एक अवयव का निर्माण होता है, ठीक ना। अवयव का निर्माण आप किसी भी इक्वेशन के द्वारा कर सकते हैं। हमने क्या किया, एक इक्वेशन लिया AIJ = 3i+2j, और इसके द्वारा हम चाहते हैं एक अवयव का निर्माण करें। अवयव का निर्माण कैसे करेंगे, बस आपको कुछ नहीं करना है। I की जगह पर 1 और J की जगह पर 1 रखेंगे तो आपको A11 मिल जाएगा। I की जगह पर अगर 2 रखेंगे और J की जगह पर 3 रखेंगे तो हमें A23 मिल जाएगा। जो चाहे वो मिल जाएगा। हमेशा अवयव को इस क्रम में लिखना है। ये ओके, A11, A12, A13, A14। उसके बाद से दूसरा शुरू हो रहा है 211, 222, 23, 24। तीसरा शुरू हो रहा है 31, 32, 33, 34। चौथा शुरू हो रहा है 41, 42, 43, 44, ठीक है ना।
ओके ओके, सही है ना? ओके, चलिए हम क्या करते हैं, एक इक्वेशन के द्वारा इसको नया तरीके से कर रहे हैं। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, जब यहाँ से देखिए, जब i की जगह पर 1 और j की जगह पर कितना रखेंगे, 1 रखेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से ये 1 1 मिल जाएगा। तो रखिए 1 1, तो कितना होगा, 3 एकम 3 और 2 एकम 2, यानी कि हो जाएगा 5। a11 का मान मिल जाएगा ये। अब हमें a12 चाहिए, a12 यानी कि i की जगह पर 1 और j की जगह पर 2 रखिए। तो i की जगह पर 1 रखेंगे तो 3 और ये 3 और 2 ना 4, 4 3 7 हो जाएगा। ठीक है ना? अब a13 रखिए, इसका मतलब 3 ना 6 और 3 9 हो जाएगा। अब a14 रखिए, कितना होगा, 4 दूना 8 और 3 11 हो जाएगा। सिंपल है, अवयव का निर्माण कर रहे हैं हम लोग। ओके, अब यहाँ देखिए a21 रख रहे हैं। ठीक है ना? अब ये रख रहे हैं a21। ठीक है, यहाँ देखिए a और आपका ये 21 रख रहे हैं। इसका मतलब 3 दूना 6 और 2 कितना होगा, 8 हो जाएगा। अब a22 रख रहे हैं, तो 3 दूना 6 2 दूना 4 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब a23 रख रहे हैं, तो कितना होगा, 3 दूना 6 और 3 दूना सॉरी 3 दूना 6 3 दूना 6 कितना होगा, 12 होगा। इसी प्रकार जब आप a2 और कितना रखेंगे, 4 रखेंगे, इसका मतलब 4 दूना 8 और 3 दूना 6 14 हो जाएगा। ठीक है ना? आप यहाँ देख रहे हैं एक विशेष क्रम के द्वारा इसके अवयव बढ़ रहे होंगे। यहाँ देखिए 5 7 9 11, 2 2 का अंतर है ना, 2 2 का अंतर है। यहाँ देखिए 8 10 12 14, कितने का अंतर है, 2 2 का अंतर है। अब यहाँ देखिए आपका a31 अगर हम करेंगे तो ये जगह 3 3 का 9 और 2 11। ठीक है ना, 11। अब ये कितना आएगा, a32 रखेंगे, तो अब देखिए आप 3 3 का 9 और 2 ना 4 13। अब इसके आगे का क्रम आप लिख सकते हैं, a33 रखेंगे तो कितना, 11 13, अब आएगा 15, और a34 रखेंगे तो कितना आएगा, 17। ठीक है ना? एक विशेष क्रम के द्वारा ये बढ़ेगा। अब यहाँ देखिए a44 अगर हम करेंगे तो a44 में कितना आएगा, 4 3 12, और सॉरी a41 करेंगे ना, a41 तो 4 3 12 और 2 14। ठीक है, अब हम a42 करेंगे तो ये हो जाएगा 16, और a43 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 18, और a44 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 20। बस इन सब का मान इसमें रख दीजिए। देखिए एक नया अवयव आपको तैयार यहाँ से हो जाएगा। तो देखिए हम रख रहे हैं इसमें, तो इसमें रखेंगे तो कितना आ जाएगा, सबसे पहले 5 7 9 11, उसके बाद से आया 8 और 10 12 14, फिर आपका 11, और फिर आपका 13, और फिर आपका कितना 15, और फिर आपका 17। ठीक है ना? और यहाँ से हो जाएगा 14, और ये 16 18 और 20। इस प्रकार आपको एक अवयव यहाँ से मिल गया। सिंपल वे से आप अवयव ज्ञात कर सकते हैं। अब इस अवयव का खासियत क्या होगा, उसमें कितने अवयव होंगे, इसकी कोटियाँ क्या होंगे, कोटियाँ से अवयव कैसे ज्ञात किया जाता है, समान अवयव होता क्या है, समान मैट्रिक्स होता क्या है, इसके बारे में थोड़े से देख लेते हैं। उसके बाद से सभी क्वेश्चंस आप यहाँ से कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए इसमें टोटल अवयव कितने हैं, मैं इस अवयव को कितने प्रकार से गिन सकता हूँ, चाहूँ तो ऐसे गिन दूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। इसमें टोटल 16 अवयव हैं, यानी कि टोटल कितना 16 एलिमेंट हैं। ठीक है, अब चाहे तो मैं ऐसे भी गिनूंगा 1 2 3 4 4 8 4 12 4 16, चाहे ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ऐसे गिनूंगा। टोटल इसमें 16 है। तो इसकी कोटियाँ का मतलब होता है इसमें टोटल कितने अवयव हैं, कोटियों को किस क्रम में लिखा जाता है, उसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है ना? अच्छा, ये देखिए इससे पहले ये जो ऊपर वाला है, ठीक है ना, क्या ये ऊपर वाला है, ये वाला, हमेशा इसको हम लोग पंक्ति बोलते हैं। क्या पंक्ति बोलते हैं? ठीक है ना, पंक्ति। ठीक है ना, हमेशा ऊपर वाले को पंक्ति। तो इसमें कितने पंक्ति हैं, यहाँ देखिए आपका एक पंक्ति हो जाएगा, ये आपका दूसरा पंक्ति हो जाएगा, ये आपका तीसरा पंक्ति हो जाएगा, ये आपका चौथा पंक्ति हो जाएगा। कितने पंक्ति हैं, 4 पंक्तियां हैं। ठीक है ना, जब भी इसके कोटि का है, कोटि लिखने को, तो कोटि कैसे लिखा जाता है उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। टोटल इसमें कितने पंक्ति है, ऊपर एक पंक्ति, इसी प्रकार ये आपका दूसरा पंक्ति, इसी प्रकार ये आपका तीसरा पंक्ति, ये आपका चौथा पंक्ति। ठीक है ना, एक पंक्ति होता है, दूसरा स्तंभ होता है, जिसे हम लोग रो और कॉलम बोलते हैं। कॉलम को हम लोग स्तंभ बोलते हैं, रो को हम लोग पंक्ति बोलते हैं। तो इससे हम लोग चाहें तो रो भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो रो कितने हैं, कितने रो हैं, 4 रो हैं। तो इसकी कोटि में सबसे पहले 4 आएगा। और अवयव हमें ज्ञात करना है, कोटि का मतलब हम इसका अवयव भी देखना चाहते हैं। अब देखिए इसमें कितने स्तंभ हैं, स्तंभ का मतलब खड़ा खड़ा होता है। जैसे अगर मैं कहूँ एक 2 लाइन है, एक दूसरे के क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है 2 लाइन, इसका मतलब यहाँ देखिए
एक लाइन है, ये आपका दूसरा लाइन है, एक दूसरे क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है ना, परपेंडिकुलर है। तो ये परपेंडिकुलर मैंने इसको बना दिया है, ठीक है। ये जो परपेंडिकुलर है ये देखिए कि स्तंभ के जैसा है, यानी कि अगर आप कोई घर बनाते हैं, घर में स्तंभ बनाते हैं ना, एक क्या बनाते हैं, स्तंभ बनाते हैं, तो ये एक सीधा स्तंभ होता है। और ये जो लाइन होती है स्तंभ, ये आपका स्तंभ हो जाएगा, जिसे हम लोग कॉलम बोलेंगे। ये आपका पंक्ति हो जाएगा जो ऐसे सपाट में होगा, जो ऐसे सपाट में है, पैरेलल एकदम समांतर है, वो क्या हो जाएगा, आपका पंक्ति हो जाएगा। जो ऐसे खड़े खड़े हैं वो आपका स्तंभ हो जाएगा। तो इसमें खड़े खड़े वाला देखिए क्या है आपका, ये है आपका पहला, अगर अवयव से देखा जाए तो ये आपका पहला अवयव क्या हो, पहला क्या हो जाएगा, आपका स्तंभ हो जाएगा। इसी प्रकार ये आपका दूसरा स्तंभ हो जाएगा, ये आपका दूसरा स्तंभ हो जाएगा। इसी प्रकार ये आपका तीसरा स्तंभ हो जाएगा, और इसी प्रकार ये आपका चौथा स्तंभ हो जाएगा। तो इसमें कितने स्तंभ है, 4 स्तंभ है। तो ये क्या हो जाएगा, इसके कोटि क्या हो जाएगा, 4 × 4 इसकी कोटि हो जाएगी। अगर टोटल अवयव बचे बोले तो 4 × 4 = 16 अवयव हो जाएंगे। तो कोटि आपने यहाँ से सीख लिया होगा, कोटि कैसे ज्ञात की जाती है। सबसे पहले क्या लिखा जाता है, पंक्ति लिखा जाता है और गुणे स्तंभ लिखा जाता है, ठीक है ना। स्तंभ गुणे पंक्ति मत लिखिएगा, पंक्ति गुणे स्तंभ लिखिएगा। सबसे पहले इसकी पंक्ति देखिए कितनी है, 2 3 4 पंक्ति स्तंभ, 1 2 3 4 स्तंभ है, ठीक है ना। मैं इसको थोड़ा सा मिटा रहा हूँ। यहीं से हम लोग सभी कॉन्सेप्ट को कर लेते हैं, अच्छा रहेगा ना, बार बार नहीं करना पड़ेगा। चलिए मैं इसे मिटा देता हूँ। यहाँ देखिए, इसी को लेकर चलते हैं ना, इसी को लेकर चलते हैं। तो इसका स्तंभ और पंक्ति आप लोग याद कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए मैं इसको थोड़ा सा इसको मिटा रहा हूँ, इसको मिटा देता हूँ, ठीक है ना। अब इसकी कोटि बताइए कितना होगा कोटि। तो कोटि में सबसे पहले क्या चाहिए, रो, और उसके बाद से क्या चाहिए, कॉलम, मतलब पंक्ति और गुणे स्तंभ चाहिए। इसमें टोटल कितने पंक्ति है, अब देखिए आपका एक पंक्ति ऊपर वाला, दूसरा वाला दूसरा पंक्ति, ये आपका तीसरा पंक्ति। तो इसकी कोटि क्या हो जाएगी इधर, 3 गुणे। अब क्या लिखा चाहिए, कॉलम। कॉलम का मतलब क्या होता है, स्तंभ। कितना स्तंभ है, 1 स्तंभ, 2 स्तंभ, 3 स्तंभ, 4 स्तंभ। तो इसकी कोटि क्या हो जाएगी, 3 × 4 हो जाएगी। कोटि कितना, 3 × 4। अगर तो टोटल एलिमेंट, टोटल अवयव कितने होंगे, 3 × 4 = कितना हो जाएगा, 12। आप गिन लीजिएगा, ये 12 होंगे, ठीक है ना। चलिए इसको भी मैं अगर मिटा देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ, तो अब इसकी कोटि क्या हो जाएगी। अब इसमें टोटल पंक्ति कितनी है, 1 पंक्ति 2 पंक्ति, तो कितना हो जाएगा, 2। टोटल स्तंभ कितने हैं, 1 2 3 4, 4 स्तंभ हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इस 3 × 3 का ये आपका क्या है, एक अवयव है, कितने का, 3 × 3 का। अगर कोटि पूछे तो 3 × 3। कोटि का मतलब होता है, पहले आपको क्या लिखना है, रो और उस गुणा कॉलम लिखना है। रो गुणा कॉलम की जो संख्या होती है वो इसकी कोटि कहलाती है। अगर हमारे पास एक अवयव है और दूसरा अवयव भी आपका क्या है, समान है, देखिए यहाँ पर समान है, यह भी आपका है 5 7 9, और ये आपका है 8 10 12, तो ये आपका है 11 13 और 15। क्या है, मैंने एक अन्य अवयव लिया जो इसके अवयव के बराबर, ये भी आपका कितना हो जाएगा, 3 × 3 का है। अगर 2 समान अवयव हैं, समान अवयव का मतलब उनके संगत अवयव बराबर होंगे, तो वो समान अवयव कहलाएंगे। यहाँ देखिए संगत अवयव बराबर हैं, 5 5 7 7 9 9, 8 8 10 10 और 12 12, 11 11 13 13 और 15 है तो 15। इसका मतलब 2 अवयव ऐसे अवयव यह हैं जिसके संगत अवयव समान हैं, तो इस प्रकार के अवयव को हम लोग समान अवयव बोलते हैं, ठीक है, समान अवयव बोलते हैं। हम इसमें कर सकते हैं, हम इसमें बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए हमारे पास 5 9 होकर यहाँ पर कुछ मान दे दे, जैसे दे दे आपका x, तो आप यहाँ से बता सकते हैं, और ये कहेगा कि ये दोनों समान अवयव है, तो इसमें x का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें x का मान कैसे ज्ञात करेंगे, तो x के संगत अवयव देख लेंगे। जब इसके संगत अवयव देखेंगे, x का संगत अवयव 5, तो x के जगह पर क्या आएगा, 5, ठीक है। इसी प्रकार अगर आपके मान लीजिए 10 के जगह पर आपका y कर दे, कितना, यहाँ रुकिए दूसरे कलम लीजिए, 10 की जगह पर अगर y कर दे, तो अब बताइए y का मान कितना होगा। तो इसके संगत अवयव को देख लीजिए ना। अगर वो कहेगा, क्या कहेगा, 2 मैट्रिक्स है, दोनों मैट्रिक्स समान मैट्रिक्स हैं, तो उस कंडीशन में x और y का मान ज्ञात कीजिए। तो इस कंडीशन में y का मान कितना होगा, 10, x का मान कितना होगा, 5। अगर यहाँ से दे दे आपका z कर दे, या कितना z कर दे, तो उस कंडीशन में z का मान पूछेगा, तो z का मान अगर ये समान अवयव है तो z का मान क्या हो जाएगा, इसके संगत अवयव 5 हो जाएंगे, ठीक है। ये आसान है, ऐसा आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार के जो संगत समान अवयव होते हैं, वर्ग अवयव होते हैं, उसके बारे में हमने देख लिया है। चलते हैं क्वेश्चंस पे, क्वेश्चंस को करते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चंस है, सभी क्वेश्चंस को मैं नहीं कराने वाला हूँ, जो इंपॉर्टेंट है वो करा दूंगा, बाकी आप लोग खुद ही कर पाएंगे,
ठीक है, तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। यहाँ देख लीजिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये आपका क्या है, अवयव है। अवयव में आप सिर्फ क्या इसके जो नीचे दिया गया है 1 3 1 4 इसको देखकर बता सकते हैं कि ये जो अवयव है किस स्तंभ का है और किस पंक्ति का है, ठीक है ना। पहले पंक्ति की संख्या और दूसरे होती है स्तंभ की संख्या, ठीक है ना। अगर आप इसके कोटि की बात करें तो ये आपका कितने कोटि का है, तो ये आपका 4 × 4 कोटि का है, ठीक है ना। इसकी कोटि क्या होगी, 4 × 4 कोटि का होगी। यहाँ देखिए, अगर पहले अवयव को देखा जाए तो उसको हम लोग लिखते हैं A11 ये को छोड़ दीजिए, सिर्फ 11 देखिए। 11 का मतलब होता है वास्तव में पहली पंक्ति और पहला स्तंभ। यहाँ देखिए ये क्या है, पहली पंक्ति और पहला स्तंभ है, ठीक है ना। पहला पंक्ति पहला स्तंभ A12, इसका मतलब पहली पंक्ति, 1 का मतलब पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ है। ये देखिए पहला स्तंभ, ये दूसरा स्तंभ। पंक्ति तो ये क्या है, ये सभी के सभी पहली पंक्ति है, ये आपका पहला स्तंभ है, ये आपका दूसरा स्तंभ है, और इसी प्रकार ये आपका तीसरा स्तंभ है, और ये आपका चौथा स्तंभ है, ठीक है। ये तो स्तंभ करते करते मैं इसको मिटा ही देता हूँ, ठीक है, ओके। इसी प्रकार ये आपका पहली पंक्ति, ये आपका दूसरा पंक्ति है, ये आपका तीसरा पंक्ति है, और ये आपका चौथा पंक्ति है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, और ये क्या है 1 3 क्या बताता है कि ये जो अवयव है, एलिमेंट है, वो पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ का अवयव है। A4 क्या बताता है, पहली पंक्ति और चौथे स्तंभ का अवयव है। इसी प्रकार अगर हम A33 का है, इसका मतलब यह तीसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ का अवयव है। तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ देखिए, पहला दूसरा तीसरा, तीसरा पंक्ति का मतलब ये पहला पंक्ति, ये दूसरा पंक्ति और ये तीसरा पंक्ति। अतः A33 क्या होगा, 3 मतलब तीसरा पंक्ति और 3 मतलब तीसरा स्तंभ, ठीक है। इसी प्रकार A42 करें तो ये आपका चौथा पंक्ति और दूसरा स्तंभ। चौथा पंक्ति का है ना, यह पहला पंक्ति, तीसरा चौथा पंक्ति और दूसरा स्तंभ का अवयव है। इसी प्रकार अगर A44 कर दे, इसका मतलब यह चौथा पंक्ति और चौथे स्तंभ का अवयव है। तो अवयव की आप यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं। अगर इसमें मैं कहूँ ये कौन सा अवयव है, तो सिर्फ आपको ये देखना है किस पंक्ति का है। यहाँ देखिए, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति। तो तीसरी पंक्ति इसके लिए भी होगी, इसके लिए भी होगी, इसके लिए भी होगी। ये इसको हम कहें तो ये आपका तीसरा पंक्ति का है। कौन, तो हम इसे लिख सकते हैं ये तीसरा पंक्ति का है। अब किस स्तंभ का है, यहाँ देखिए पहला और दूसरा स्तंभ का है, तो A32 हम इसे लिख सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार इसको लिखना पड़ेगा, हमें, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ देखिए किस पंक्ति का है, पहला और दूसरा पंक्ति का है, तो हम इसे लिखेंगे ये कौन सा पंक्ति, पहला दूसरा पंक्ति। 2 किस स्तंभ का है, तो पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ का है, 2 3, ठीक है। इसी प्रकार आपको किसी भी अवयव को लिखना हो, मान लीजिए हमें इसको लिखना हो, तो ये देखिए किस पंक्ति का है, ये किस पंक्ति का है, पहला पंक्ति, दूसरा पंक्ति, तीसरा पंक्ति। किस स्तंभ का है, किस कॉलम का है, सबसे पहले किस रो का है, दूसरा बात किस कॉलम का है। तो किस रो का है, तो पहला दूसरा तीसरा रो। किस कॉलम का है, तो आपका पहला स्तंभ है, तो पहला कॉलम का है, तो A31 हम इसे लिख सकते हैं। तो है ना आसान, है ना मजेदार, आप जो भी चाहें वो बता सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस पे चलते हैं। क्वेश्चंस बहुत ही आसान है सभी क्वेश्चन। तो चलिए फ्रेंड, ये आपका क्वेश्चन नंबर पहला है। देखिए यहाँ पर एक अवयव दिया गया है जो कि आपका ए है। अवयव को किसी भी अंग्रेजी वर्णमाला का कैपिटल अक्षर द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ पर यह कैपिटल ए द्वारा प्रदर्शित किया है। अवयव दिया गया है, इसमें हमें क्या ज्ञात करना है, इस अवयव की कोटि क्या होगी, अवयव में अवयव यानी कि एलिमेंटों की संख्या क्या होगी, और उसके बाद से हमें इस अवयव यानी कि A13 अवयव इसमें कौन होगा हमें ये देखना है। 2133 और 23 अवयव कौन सा होगा ये हमें देखना है बहुत ही आसान। अगर आपने समझ लिया है तो आपने कर भी लिए होंगे, ठीक है ना। यहाँ देखिए कोटि में सबसे पहले हमें क्या लिखते हैं, सबसे पहले पंक्ति की संख्या और गुणे स्तंभ की संख्या। पंक्ति की संख्या कितनी है और गुणे स्तंभ की संख्या कितनी है, और उसी से हमें अवयव की संख्या भी मिल जाती है। तो यहाँ देखिए इसके कोटि क्या, इसमें कितनी पंक्ति है, 1 2 3 पंक्ति है। स्तंभ कितने हैं आपका, 1 स्तंभ, 2 स्तंभ, 3 स्तंभ, 4 स्तंभ है। तो इसकी कोटि क्या होगी, 3 गुणे 4 होगी, ठीक है, ओके। तो इसकी कोटि कितनी हो जाएगी, 1 मिनट, कोटि 3 गुणे 4 हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसकी कोटि क्या आ जाएगी यहाँ पर, 3 गुणे 4 हो जाएगी। तो अवयव की संख्या 3 चौको 12 भी हो जाएंगे। ऐसे भी आप गण सकते हैं, तो यार वो 12 ही आएगा, 1 मिनट, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका, 12 हो जाएगा अवयव की संख्या, ये हो जाएगी आपकी 12, ठीक है। A13 अवयव ज्ञात करना है। 13 का मतलब क्या होता है, 1 सबसे पहले आया है, इसका मतलब इस कौन से पंक्ति है, पहला पंक्ति है। 3 इसका मतलब तीसरे स्तंभ की बात कर रहा है। तो पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ, पहला पंक्ति आपका है, तीसरा स्तंभ यानी कि इसकी बात कर रहा है। तो उससे हमें इसमें नहीं लिखना है, हमें सिर्फ पहला पंक्ति में लिखना है, और तीसरा स्तंभ क्या आ गया
19 आ गया। तो A13 क्या आ जाएगा आपका 19 आएगा। A21 इसका मतलब दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरा पंक्ति, बाकी पहला तीसरा को तो छोड़ दीजिए, सिर्फ दूसरे पंक्ति में देखिए और कौन सा है पहला स्तंभ, पहला स्तंभ में देख लीजिए तो आ जाएगा दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ 35। ठीक है, ओके। 33 इसका मतलब तीसरा पंक्ति और तीसरा स्तंभ, या देखिए तीसरा पंक्ति और तीसरा स्तंभ ये, यानी कि क्या आएगा -5। ठीक है ना, तीसरा पंक्ति यह और तीसरा स्तंभ यह, कौन सा कट रहा है, ये वाला कट रहा है -5, दोनों में कॉमन है तो -5। 2-3 इसका मतलब दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ, दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ, कौन सा कट रहा है 5/2, तो यह आज आपका आएगा 5/2। बस आपको यह ज्ञात करना था, आपने आसान से ज्ञात कर लिया। एक चीज़ और है, क्या है, यही सम लिख लेते हैं, इसको हम लोग भी करेंगे। इसमें टोटल कितने अवयव हैं, इसमें टोटल हैं आपके 12 अवयव हैं। अब इस 12 अवयव को आपकी संभव कोटियों के रूप में लिखना है कि इसकी कोटियाँ क्या क्या हो सकती हैं, आप कैसे करेंगे। ठीक है, एक एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको समझा रहा हूँ। यहाँ देखिए कितने अवयव हैं, 12 अवयव हैं। तो हो सकता है इन 12 अवयव को सिर्फ आप एक ही पंक्ति में यहाँ पर लिख दें, ऐसे। कितना हो गया, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। ठीक है, हो सकता है कि इन 12 अवयव को एक ही पंक्ति में लिख दे, तो इसकी कोटि क्या हो जाएगी, यहाँ से इसकी कोटि हो जाएगी, यहाँ से हो जाएगी, क्या हो जाएगी, एक पंक्ति है और स्तंभ कितने बन जाएंगे, 12 स्तंभ बन जाएंगे। ठीक है, संभव कोटियों के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो हो सकता है कि एक ही पंक्ति में लिखे तो इधर स्तंभ कितने बनेंगे, एक स्तंभ 2 3 4 और ऐसे करके 12 स्तंभ बन जाएंगे। हो सकता है क्या कि इन सभी 12 अवयव को आप कैसे एक ही स्तंभ के रूप में लिख दें, ऐसे ऐसे लिख दें। कितने हो गए, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ऐसे लिख दें। तो इनकी संभव कोटियां अब क्या बन जाएगी, यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या लिखा जाता है, पंक्ति और दूसरा स्तंभ। पंक्ति कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 कितने 12 स्तंभ, ये आपके सिर्फ एक ही स्तंभ में सब आ गए हैं। और कुछ संभव कोटियां बन सकती है, तो और भी संभव कोटियां बन सकती है। कैसे बन सकती है, चलिए मैं इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा बता देता हूँ। अब सीधा है, देखिए 12 अवयव हैं, तो 12 को आपको इसको सीधे क्या करना है, गुणनखंड करना है और 2 ऐसे भागों में तोड़ना है जो संख्या, जिसके बाद संख्याएं रिपीट ना हो। ठीक है, कितने थे आपके, 12 थे। तो 12 को आप जब तोड़ेंगे तो 1 × 12 लिख सकते हैं। जब 1 × 12 लिख सकते हैं तो पहला एक पंक्ति और 12 स्तंभ में आप इसे आप तोड़ सकते हैं। ठीक है ना, एक पंक्ति और 12 स्तंभ में आप इसे तोड़ सकते हैं। ठीक है, ओके। और चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 12 को आप 12 × 1 भी लिख सकते हैं, या अगर गुणनखंड के रूप में देख रहे हैं तो 12 को ये लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं, 2 से भाग जाएगा 6 बार में और 3 से भाग जाएगा 4 भाग में। अब जस्ट इसको पलट भी दीजिए, तो इसको 1 × 12 को तो 12 × 1, 2 × 6 को तो 6 × 2 और 3 × 4 को 4 × 3 के रूप में लिख सकते हैं। अब यहाँ देखिए समूह कोटियाँ क्या क्या हो सकती हैं। हो सकता है कि पहली पंक्ति हो, 12 स्तंभ हो, पहले पंक्ति लिखा जाता है और उसके बाद से स्तंभ लिखा जाता है, तो 1 × 12 के रूप में आप इससे तोड़ सकते हैं। या 12 क्या हो, पंक्ति हो और 1 स्तंभ हो, जैसे हमने यहाँ पर बनाया 12 पंक्ति और 1 स्तंभ। ठीक है, उसी प्रकार 2 पंक्ति 6 स्तंभ या 6 पंक्ति 2 स्तंभ के रूप में तोड़ सकते हैं, लिख सकते हैं संभव कोटिया के बारे में। या 3 पंक्ति हो 4 स्तंभ हो, ठीक है ना, 3 पंक्ति हो 4 स्तंभ हो, यानी कि चाहे तो हम इसे ऐसे 1 2 3 3 × 4 है ना, इसका मतलब 3 × 4 है ना, 4 स्तंभ बनाना पड़ेगा ना, और 1 2 3 4 1 2 3 4, तो हमें इसे 3 पंक्ति और 4 स्तंभ में हमने लिख दिया। देखिए 3 पंक्ति और 4 स्तंभ बना दिया, तो ये आपका बन जाएगा। ठीक है, चाहे तो आप 4 पंक्ति या 3 स्तंभ भी कर सकते हैं। 4 पंक्ति, देखिए 4 पंक्ति हो जाएगा और 3 स्तंभ हो जाएगा। कितना स्तंभ हो गया, 1 2 3, तो ये आपका 4 पंक्ति हो गया, 2 3 पंक्ति 4 पंक्ति और 3 स्तंभ ऐसे हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, बस गुणनखंड करना है उस संख्या को, और गुणनखंड करके ऐसे 2 भागों में गुणनखंड करना है जिसके बाद संख्या रिपीट ना हो, फिर इन संख्या को पलट देना है। तो 12 को आप लोग जब इसमें 12 अवयव होंगे तो इसके संभव कोटियाँ क्या हो सकती है, 1 × 12 हो सकती है या 12 × 1 हो सकती है, 2 × 6 हो सकती है या 6 × 2 हो सकती है, 3 × 4 हो सकती है या 4 × 3 हो सकती है। अब चाहे तो आप कोई भी कर सकते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर है 24 अवयव हैं, जब इसके 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या होगी, चलिए हम इसको करते हैं यहाँ पे। ठीक है ना, मैं डायरेक्ट इसको हल कर दे रहा हूँ। ठीक है, क्या
हल हो जा रहा है, ठीक है ना। तो इसके संभव कोटियाँ पूछा है, तो क्या है 24 अवयव है ना, बस इसको गुणनखंड कीजिए। तो हम इसे 1 गुणा 24 लिख सकते हैं, 2 गुणा 12 लिख सकते हैं, और 3 गुणा 8 लिख सकते हैं, और 4 गुणा 6 लिख सकते हैं, ठीक है। और कोई गुणनखंड नहीं बनेगा, और इसको आप पलट दीजिए तो इधर 24 गुणा 1 हो जाएगा, इधर 12 गुणा 2 हो जाएगा, इधर 8 गुणा 3 हो जाएगा, और इधर 6 गुणा 4 हो जाएगा, ठीक है। तो इसके संभव कोटियाँ क्या हो सकती हैं, ये हो सकती हैं। अब एक बार इसको समझ लीजिए, हो सकता है कि क्या अवयव में एक क्या हो, पंक्ति हो, 24 स्तंभ हो, या हो सकता है 24 पंक्ति हो, 1 स्तंभ हो सकता है 2 पंक्ति और 12 स्तंभ हो सकता है कि 12 पंक्ति और 2 स्तंभ हो सकता है कि 3 पंक्ति 8 स्तंभ हो, या 8 पंक्ति 3 स्तंभ हो, या हो सकता है 4 पंक्ति 6 स्तंभ हो, या हो सकता है 6 पंक्ति और 4 स्तंभ हो। यही इसके संभव कोटियाँ हैं, और इसके संभव कोटियाँ नहीं इसमें बिलोंग करेंगे, ठीक है, सिंपल है। इसमें एक और भी क्या है कि इसमें जब 13 अवयव होंगे, कितने 13 अवयव होंगे, तो इसके समूह कोटियाँ क्या होंगी। अब यहाँ देखिए, ये आपका सिर्फ कितने हैं 13 अवयव होंगे, तो इसका गुणनखंड करेंगे तो 1 गुणा 13 होगा बस। और ये तो आपका क्या है, कोप्राइम नंबर है, सहभाज्य संख्या है बस, और कोई तो बनेगा नहीं, या 13 गुणा 1 बनेगा। हो सकता है कि उसमें एक पंक्ति 13 स्तंभ हो, या 13 पंक्ति 1 स्तंभ हो, यही दो इसके संभव कोटियाँ बनेंगी, ठीक है, ओके। तो ये आपका था। अब हम चलते हैं थोड़ा सा इसका, यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, मेरे पास बुक्स है। अब मैं कितना लिखूं यार, लिखूंगा तो मैं परेशान हो जाऊंगा। यदि किसी अवयव में 18 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या है। यदि इसके 5 अवयव हो तो क्या हो सकता है, ठीक है। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा है, ठीक है ना। इसमें कितना बोला है, 18 बोला है, ओके। यहाँ देखिए 18 बोला ना, बस 18 लीजिए, इसका आपको क्या करना है, गुणनखंड करना है, 2 भागों में तोड़ना है। तो 18 को 1 गुणा 18 लिख सकते हैं, या 2 गुणा 9 लिख सकते हैं। 3 से भी भाग जाएगा तो 6 बार लिख सकते हैं, और किससे भाग जाएगा, 4 5 से भाग नहीं जाता है, बस यही 2 अभाज्य संख्या में टूटेगी। और आपको इसको क्या करना है, इसको आपको जस्ट इसके विपरीत कर लेना है। तो इसको 18 गुणा 1 भी लिख सकते हैं, इसको 9 गुणा 2 भी लिख सकते हैं, इसको 6 गुणा 3 भी लिख सकते हैं। तो इसकी संभव कोटियाँ कितनी हो जाएंगी, गण लीजिए, 3 और 3 6, बस आंसर आपका हो गया। इसकी संभव कोटियाँ कितना होंगे, 6 ही होंगे। और पूछेगा कैसे कैसे, तो आप बता सकते हैं इसमें कितना, एक और क्या हो, एक पंक्ति हो 18 स्तंभ हो, 2 पंक्ति हो या 9 स्तंभ हो, 3 पंक्ति हो या 6 स्तंभ हो, या आप ये कह सकते हैं कि इसमें 18 पंक्ति हो 1 स्तंभ हो, या 18 रो हो और 1 कॉलम हो, या 9 रो हो 2 कॉलम हो, या 6 रो हो और 3 कॉलम हो। सिर्फ यही संभव है, ठीक है। इसमें और भी कहा है क्या, यदि इसमें सिर्फ 5 अवयव, कितना 5 अवयव हो तो इसकी संभव कोटियाँ क्या है। 5 क्या है आपका, कोप्राइम नंबर है ना, कोप्राइम नंबर है। तो अब कोप्राइम नंबर है तो इससे सिर्फ 1 गुणा 5 या 5 गुणा 1 लिख सकते हैं। और कुछ लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता है। तो इसमें 1 पंक्ति या 5 स्तंभ हो सकता है, या 5 पंक्ति और 1 स्तंभ हो सकता है। चलिए एक बार मैं इसको कर देता हूँ, देखिए कैसे। यह एक अवयव है, तो अवयव में कितने अवयव हैं, सिर्फ 5। तो आप उसे एक पर मान लीजिए 1 से लेकर 5 तक ही अवयव हैं। तो मान लीजिए उसे 1 2 3 4 और 5, या तो ऐसे लिखा जा सकता है, या फिर कहें तो 1 2 3 4 और 5 ऐसे लिखा जा सकता है। यही दो क्या है लिखने का तरीका है, बाकी और भी किसी तरीके से इसे नहीं लिखा जा सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार आप इसे आसानी से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है, इसमें 2 गुणे 2 अवयव की एक रचना करना है। कितना, 2 गुणे 2 अवयव, इसका मतलब एक वर्ग अवयव की रचना करना है। और इसने मान दिया है उस अवयव का ए बराबर AIJ की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से पद्धत है। मैं इसमें से सिर्फ एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, बाकी क्वेश्चंस को आपको कर लेना है। तो मैं इसमें कौन सा बताऊँ, मैं इसमें बता देता हूँ आपका, चलिए पहला ही बता देता हूँ, ठीक है ना, पहला बता देता हूँ। आसान है, इसमें कुछ नहीं है, आप चाहें तो कुछ भी कर सकते हो यार, ठीक है ना। मैं सभी क्वेश्चंस को नहीं बताने वाला हूँ क्योंकि बड़ा बड़ा टॉपिक है ना, और भी टॉपिक को हमें यहाँ पर कवर करना है। क्वेश्चन नंबर अब क्या है, 4 है, ठीक है। यहाँ एक वर्ग अवयव की रचना करनी है। वर्ग अवयव मतलब हमें समान कोटि, यानी कि कह सकते हैं कि समान रो और समान कॉलम जिसमें होंगे वो आपका वर्ग अवयव होता है, उसी की रचना करनी है, ठीक है ना। और इसमें एक अवयव ए की रचना करनी है, ठीक है ना। और ये कुछ इस प्रकार है AIJ, ठीक है ना। और जहाँ मान दिया है, किसका मान दिया है, AIJ का मान क्या दिया है ये भी देख लीजिए। इसमें AIJ की मान दिया है, ठीक है ना। AIJ की मान क्या दिया है, यहाँ पे देखिए, ये दिया है आपका I+J/2 का होल स्क्वायर, I+J, ठीक है।
और इसका क्या है होल स्क्वायर और पूरे के भागे 2 दिया है, ठीक है ना। चलिए हमें कितने की करना है, वर्ग अवयव की रचना करना है। इसका मतलब यहाँ देखिए ये जो बनेगा अवयव वो कुछ इस प्रकार बनेगा, वर्ग अवयव है तो ए आई और जे की जगह पर 1 1 रखेंगे तो 1 1 हो जाएगा। उसके बाद से आई की जगह पर 1 और जे की जगह पर 2 रखेंगे तो 1 2 हो जाएगा। वर्ग अवयव है ना, और 2 क्रॉस 2 का बनना है, इसमें टोटल 4 अवयव होंगे। 2 आपके क्या होंगे, 2 आपके रो होंगे और 2 आपके कॉलम होंगे, ठीक है ना। तो 2 आपका कॉलम तो होगा, अब 2 रो बना दीजिए। उसके बाद से A2 1 और A2 और 2, बस यही आपका बनेगा यहाँ पर, ठीक है। जो मैंने आपको पहला वाला एग्जाम्पल दिया ना कैसे मैट्रिक्स को लिखा जाता है, वैसे आप लोग लिख लीजिएगा बस 2 क्रॉस 2। और ये कितने का बना, 2 क्रॉस 2 का बन चुका है। तो हमें कौन कौन से अवयव ज्ञात करने पड़ेगी, हमें यहाँ से A11 यानी कि आई की जगह पर 1 और जे की जगह पर 1 रखेंगे तो A1 मिल जाएगा। फिर A12 यानी कि आई की जगह पर कितना 1 और जे की जगह पर 2 रखेंगे तो हमें कौन सा अवयव मिल जाएगा, A12 अवयव मिल जाएगा। बाकी अवयव को हमें समान तरीके से ज्ञात करनी है। यहाँ देखिए, चलिए हम A11 ज्ञात करते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब हमने क्या किया, आई की जगह पर 1 और जे की जगह पर 1 रखा तो कितना होगा 1 और 1 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 भागे 2 कितना आएगा 2, ठीक है। उसके बाद से क्या करने ज्ञात करनी है, A12 ज्ञात करना है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, आई की जगह पर 1 जे की जगह पर 2 रखेंगे, ठीक है, तभी तो आपका क्या बन जाएगा A12 मिलेगा। आई की जगह पर जब 1 रखेंगे, जे की जगह पर जब 2 रखेंगे तो A12 मिल जाएगा। तो देखिए जे की जगह पर 2 रखेंगे तो 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर कितना हो जाता है 9, और 9 और भागे 2 कितना होगा 9 भागे 2। मैट्रिक्स में हम इसको दशमलव के फॉर्म में नहीं लिखते हैं, हमेशा फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा जाता है जब फ्रैक्शन में आएगा तो। उसके बाद हमें क्या करना है, A21 ज्ञात करना है। तो आप समझ गए होंगे, क्या समझ गए होंगे, 2 1, इसका मतलब आई की जगह पर 2 और जे की जगह पर 1, तो आपका 2 और 1 3 और 3 का स्क्वायर 9 और ये हो जाएगा 9 भागे 2। 2 2 रखिए तो 2 और 2 4, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 16 भागे 2 कितना आएगा 8 आएगा। तो ये आपका 2 2 कितना हो जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैट्रिक्स की आप यहाँ पर निर्माण कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, A11 कितना आया है, ये आपका 2 और ये आपका 9 भागे 2 और ये आपका 9 भागे 2 और ये आपका क्या आ गया 8 आ गया। और एक कितना करना है, 2 क्रॉस 2 का है ना, 2 पंक्ति और 2 स्तंभ, ठीक है। तो इस प्रकार यह इसका आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी बच्चे इसमें 2 क्वेश्चंस आपको खुद करने हैं, ठीक है, ओके। इसमें देखिए एक्स वाई और जेड का मान ज्ञात करना है और इसमें 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं, लेकिन मैं इसमें 3 क्वेश्चंस नहीं 1 क्वेश्चंस को करा देता हूँ। यहाँ देख सकते हैं आप कौन सा क्वेश्चंस मैं करा दूँ, एक्स वाई और जेड का मान ज्ञात करना है। जब एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करना है इसका मतलब हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, और ये दिया है बराबर बराबर, व्हाट द फक मैन। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका क्या समान अवयव दिया गया है और इसमें कहा है एक्स वाई जेड का मान ज्ञात कीजिए। यदि एक्स वाई जेड का मान ज्ञात कीजिए तो इसके पास हमें संगत अवयव देखने होंगे। तो चलिए पहले वाला को करते हैं। ये आपका क्या है, पहला वाला आंसर है, ठीक है। यहाँ देखिए ये क्या है, समान अवयव है तो इसके संगत अवयव बराबर होने चाहिए, है क्या बराबर, यहाँ देख लेते हैं। 5 है इसके संगत अवयव तो यहाँ बराबर हो रहे हैं। बाकी यहाँ पर देखिए x के बगल में क्या है 1 है, तो यहाँ से x का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसके संगत अवयव देखिए 4 का संगत अवयव y है और y बराबर क्या है हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसी प्रकार z का देखेंगे तो z का संगत अवयव क्या है हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो x y z का मान आसानी से आप ज्ञात कर सकते हैं। देखिए करना कुछ नहीं है, यदि ये समान अवयव है तो इसके संगत अवयव बराबर होंगे। कैसे पता चला समान अवयव है, बीच में क्या कर दिया है बराबर कर दिया है। दूसरी कंडीशन में क्या करिए, यहाँ देखिए 5 और 5 क्या समान मिल रहा है ना आपको, यहाँ पर ये आपका 5 है और ये आपका क्या है 5 है, समान मिल रहा है। तो इसमें जब भी आपसे पूछेगा एक्स वाई जेड का मान ज्ञात कीजिए तो समझ जाइएगा क्या कि यह समान अवयव दिया है, ठीक है ना। उसके बाद से आप इससे आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ देखिए इसके संगत अवयव बराबर होने चाहिए, है क्या 2 और 2, एक इसका अवयव बराबर मिल रहा है, समझ लीजिए यह क्या है समान अवयव है, ठीक है। यहाँ देखिए तो यहाँ से जब इसके संगत अवयव देखेंगे तो x प्लस वाई का संगत अवयव क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा होगा। और यह क्या आपका z है ना, तो z बराबर क्या दिया गया आपका, z बराबर दिया नहीं ये 2 है,
जेड नहीं है, ये 2 दिया गया है। और उसके बाद से देखिए 5 प्लस जेड का मान कितना दिया गया है, 5 दिया गया है। और यहाँ से जेड बराबर क्या दिया गया है, एक्स वाई बराबर क्या दिया गया है, एक्स वाई बराबर क्या दिया गया है, यहाँ से 8 दिया गया है। ठीक है, इन्हीं तीनों समीकरण को व्यंजनों का उपयोग करके हमें एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करना है। कैसे कर पाएंगे, यहाँ देखिए 5 प्लस जेड बराबर क्या दिया गया है, 5 दिया गया है। तो यहाँ से जेड का मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से अगर देखा जाए तो जेड का मान क्या हो जाएगा, 5 को पक्षांतर करेगा, 5 में से 5 जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो एक जेड का मान तो हमें मिल गया। दूसरी बात देखिए एक्स प्लस वाई और एक्स वाई, इन दो की मदद से आप एक्स और वाई का मान ज्ञात कर सकते हैं। अगर देखा जाए यहाँ पर एक्स का मान, तो एक्स का मान यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से एक्स का मान देखा जाए तो 8/y होगा। बस इस 8/y का मान यहाँ भर दीजिए, तो हम इसे चाहें तो समीकरण नंबर 1 भी कह सकते हैं। ठीक है, कह सकते हैं। यहाँ पर देखिए तो समीकरण 1 से हम लिख सकते हैं, समीकरण 1 से। ठीक है, तो ये क्या है, x का मान 8/y रख सकते हैं और प्लस आपका y = 6। और यहाँ से देखा जाए तो 8 प्लस y² बराबर 6y होगा। और यहाँ से देखा जाए तो y² माइनस 6y और प्लस 8 बराबर 0 होगा। 8 का ऐसा गुणनखंड कर दीजिए जिसमें ये क्या आना चाहिए, 8 का ऐसा गुणनखंड कीजिए जिसका क्या दो भागों में ऐसा गुणनखंड करना है, बीच वाला y का गुणांक 6 आ जाए। तो 4 दूना 8 होता है, तो हम इसे लिख सकते हैं y², अरे यार ये मार्कर क्या नहीं चल रहा है, y² और माइनस 4y और माइनस 2y और प्लस 8 = 0। जब y कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा y-4 और माइनस 2 कॉमन लेंगे, ये हो जाएगा y-4 = 0। और यहाँ से y-2 और यहाँ से हो जाएगा y बराबर y+4 y-4 = 0। यहाँ से y के 2 मान निकलेंगे, y बराबर 2 और y बराबर 4, y के 2 मान निकल रहे हैं। ठीक है ना, तो यहाँ से देख लीजिए, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, केस फर्स्ट लिख देता हूँ। ठीक है ना, जब y बराबर 2 हो तो उस कंडीशन में x का मान क्या होगा, यहाँ से y बराबर जब 2 रहेगा तो y बराबर 2, 6 में से 2 जाएगा, बचेगा आपका 4। तो x बराबर कितना आएगा, 4। यहाँ से केस सेकेंड कर दे रहा हूँ, जब y बराबर 4 रहेगा तो 6 में से 4 जाएगा तो x का मान कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार इसके कितने मान उपस्थित हो जाएंगे, यहाँ पर एक हो जाएगा x का मान 4, y बराबर 2 के लिए x का मान 4 और y बराबर 4 के लिए x का मान 2 मिल जाएंगे। बल्कि x और y का मान मिल गए, यहाँ से z का मान मिल गया, तो आप इससे आसानी से x, y, z का मान फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो अवयव भी बना सकते हैं। यहाँ पर आप जो अवयव बनाना चाहें वो बना सकते हैं। z के जगह पर 0 रखेंगे तो 5 + 0 बराबर 5, इसका मतलब ये 5 समान हो रहा है ना, 2 समान हो रहा है। इसी प्रकार जब यहाँ पर x का मान जब कितना रखना है, x का मान जब आप 2 रखेंगे, x का मान y का मान जब 2 रखेंगे तो x का मान कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। तो y का मान जब 2 रखेंगे तो x का मान कितना होगा, 4। तो 4 और 2 कितना होगा, 6 हो जाएगा। इसी प्रकार जब y का मान 4 रखेंगे तो x का मान 2 रखना पड़ेगा। y का मान 4 और x का मान 2 पर कितना, 6 और 6 के बराबर हो जा रहा है। ठीक है, तो 2 केसेस संभव थे, मैंने आपको दोनों केसेस बता दिए हैं। ये आपका दिया गया है, बस इससे काम में क्या करना है, सिंपल है। इसका संगत अवयव क्या है, 9, इसका 5 और इसका क्या है, 7। इन तीनों का उपयोग करके हमें इसको ज्ञात करना है। चलिए हम इसको करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका x प्लस वाई और प्लस जेड बराबर कितना, 9। और यहाँ से हो जाएगा x प्लस जेड बराबर कितना हो जाएगा, 5। तो इन दो की मदद से जब x प्लस जेड बराबर 5 और x प्लस जेड बराबर 5, तो यहाँ से हो जाएगा y बराबर 9 में से 5 जाएगा, बचेगा आपका 4। तो y का मान तो आप यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं। और दिया है y प्लस जेड बराबर 7, जब y का मान 4 तो z का मान कितना हो जाएगा आपका, 4 में से 7 में से 4 जाएगा, बचेगा आपका 3। तो यहाँ से z का मान हो गया। और y और z का मान ज्ञात कर दिया तो समीकरण 1 से देख सकते हैं, जब y और z का सम कितना है, 7 है, y और z का सम 7 है, तो x का यहाँ से हो जाएगा 9 में से 7 जाएगा, बचेगा आपका 2। ठीक है, तो x y z का मान आसानी से आप ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, मार्कर थोड़ा सा बेकार चल रहा है इसमें, लगता है स्याही खत्म हो गया। बचे हुए क्वेश्चंस को भी हम यहाँ पर कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, उसके बाद से 8, 9, 10 दिया गया है। 8 में सिंपल है, यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है एक वर्ग अवयव। वर्ग अवयव है, इसका मतलब क्या होगा, उसमें कोटि की संख्या, कोटि क्या होगी, मतलब कोटि में स्तंभ और कॉलम जो भी होंगे, रो और कॉलम की संख्या बराबर होगी, यानी कि m और n की संख्या बराबर होती है। तो इसका ऑप्शन आएगा आंसर नंबर 3, m बराबर n। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है 3 × 3 कोटि के ऐसे अवयव की कुल कितनी संख्या होगी जिसमें प्रविष्ट 0 या 1 है।
तो इसकी संख्या कितनी हो गई, 2 के पावर कितना होगा, 3 गुणे 3, इसका मतलब 2 के पावर 9 हो जाएगा। टोटल अवयवों की संख्या नहीं ज्ञात करनी है, इसमें अवयवों की कुल संख्या ज्ञात करनी है। तो अवयवों की कुल संख्या आपका हो जाता है 2 के पावर mn हो जाता है। तो 2 के पावर 3 गुणे 3 यानी कि 2 के पावर 9 हो जाएगा, 2 का पावर 9, इसका मतलब 512 हो जाएगा। और इसमें दिया क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है हमें, इसमें EBCD का मान ज्ञात किया गया है जब दो अवयव समान हो। इसमें x और y का मान ज्ञात करना है जब दो अवयव समान हो। जब दो अवयव समान होते हैं तो उनके संगत अवयव क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसके संगत अवयव को बराबर कर दीजिए, इसमें इसके संगत अवयव को बराबर कर देना है। तो चलिए यहाँ पर देखिए हम इसका हल ज्ञात करते हैं। हल तो इसका संगत अवयव क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, यानी कि a माइनस बी का मान क्या किसके बराबर होना चाहिए, -1 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, ओके। और यहाँ देखिए 2a और -b के मान किसके बराबर होना चाहिए, 0 के मान बराबर होना चाहिए। ठीक है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दे देता हूँ। ठीक है, ओके। इन पहले 2 से हम लोग को और एक काम कीजिए ना, और इसके बाद से इन 2 को बराबर कर देना। उसके बाद से 2a और प्लस c का मान किसके बराबर होना चाहिए, 5 के, और 3c और प्लस d के मान किसके बराबर होना चाहिए, 13 के। मैं इसको चाहूँ तो इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 कर सकता हूँ। यहाँ देखिए जिसमें भी कॉमन अवयव हैं, जैसे AB और AB इसमें है, इसका मतलब इन दोनों की समीकरण का उपयोग करके हम E और B का मान ज्ञात कर सकते हैं। AC और इसमें CD, ठीक है ना। यहाँ से जब E का मान ज्ञात हो जाएगा तो हम यहाँ से A का मान रखकर C का मान भी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए समीकरण 1 व 2 से देख लेते हैं, 1 व 2 से। ठीक है, यहाँ देखिए A बराबर क्या होगा, यहाँ से अगर देखा जाए A माइनस B इक्वल टू -1। ठीक है, ओके। तो यहाँ से हो जाएगा A बराबर -1 प्लस B हो जाएगा। ठीक है, समीकरण 2 से हम यहाँ देख रहे हैं, समीकरण 2 में A का मान क्या कर दे रहे हैं, A का मान रख दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए 2A का मान क्या रखना है, -1 और प्लस B हमने रख दिया, और क्या है -B बराबर 0। तो ये हो जाएगा -2 और प्लस 2B और -B इक्वल टू 0। यहाँ से हो जाएगा -2 और प्लस B इक्वल टू हो जाएगा 0, और यहाँ से हो जाएगा B बराबर प्लस, सिर्फ प्लस 2 आएगा ना, B बराबर प्लस 2 आ गया, B का मान मिल गया। अब जब B का मान मिल गया तो B का मान समीकरण 1 व 2 किसी में भी रख दीजिए। तो यहाँ से मैं रख देता हूँ समीकरण क्या है, 1 में ही रख देते हैं, 1 से बस। यहाँ देखिए तो ये क्या है, B का मान है -2 बराबर हो जाएगा -1, B का मान है 2, आगे माइनस है तो -2। तो यहाँ से हो जाएगा A बराबर -1 और प्लस 2। तो यहाँ से हो जाएगा E बराबर 1। ठीक है ना, A का मान मिल गया और B का मान मिल गया, बस। अब समीकरण 3 में A का मान रख देते हैं, समीकरण 3 में A का मान रखने पर रख दो, रखने पर तो 2A का मान कितना है 1, तो ये हो गया 1 और प्लस C इक्वल टू 5। तो यहाँ से हो जाएगा C बराबर 5 और -2 बराबर कितना हो जाएगा 3। तो C का मान कितना मिल गया 3, बस। C का मान समीकरण नंबर 4 में रख दीजिए। तो यहाँ से हो जाएगा C का मान समीकरण नंबर 4 में रखने पर तो 3 और 3 का 9 हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा D बराबर 13 - 9। तो यहाँ से हो जाएगा D बराबर 4। ठीक है ना, तो A B और C का D और A B C और D का मान आसानी से आप यहाँ से ज्ञात कर पाएंगे और ये आपका आंसर होगा। ठीक है, ओके। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में यह क्या है, बराबर कर दिया ना, 2 अवयव दिया है, बीच में बराबर, इसका मतलब ये समान अवयव है। जब समान अवयव है तो इसके संगत अवयव बराबर होना चाहिए। चलिए हम इसको हल कर देते हैं। यहीं पे संगत अवयव अगर मैं कहूँ 3x + 7 का संगत अवयव क्या होगा, 0 होगा ना, 0। तो यहाँ से देखिए 3x बराबर क्या होगा, 0 में से 7 घटाएंगे -7 हो जाएगा, और x बराबर क्या आ जाएगा -7/3 आ जाएगा। x का मान हमें प्राप्त हो गया। हमें अब क्या चाहिए, y का मान चाहिए। और y का मान हम कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, यहाँ देखिए, चाहे तो हम यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, चाहे तो हम यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो y का मान, अच्छा एक बात ये देखिए, वह यहाँ से अगर प्राप्त करना चाहें तो यहाँ से हो जाएगा 5 बराबर इसके संगत अवयव y - 2 आएंगे, और यहाँ से हो जाएगा y बराबर 7 हो जाएगा। अब देखिए, चाहे हमने y का मान यहाँ से प्राप्त किया हो, चाहे y का मान हम यहीं से प्राप्त करेंगे, कहीं से प्राप्त करेंगे, मान 7 ही आना है। जब यहाँ से प्राप्त करेंगे तो y + 1 बराबर हो जाएगा 8, तो y बराबर हो जाएगा 8 - 1 बराबर 7, यहाँ से भी हो जाएगा। तो चाहे कहीं से भी प्राप्त करेंगे, मान तो आपको समान आने हैं। ठीक है, तो इसका मान कितना आएगा, 7 आएगा।
इस प्रकार सभी क्वेश्चंस जो इस प्रश्नावली के हैं अवयव से वो आपके खत्म होते हैं। अगली वाली जो प्रश्नावली है उस प्रश्नावली में हम अवयवों के पर कुछ समक्रिया हैं, जैसे दो अवयवों को कैसे जोड़ा जाता है, घटाया गुणा भाग किया जाता है। दो अवयवों का गुणा करना बहुत ही आसान है, उसमें ज़्यादा जो क्वेश्चंस आते हैं दो अवयवों के गुणनफल से आते हैं। तो चलिए हम उसको सीखेंगे अगले वाले चैप्टर में।